प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग रीढ़ की हड्डी एकांकी के आगे की एकांकी को पढ़ेंगे। इसके पूर्व हमने पढ़ा था कि रामस्वरूप के घर गोपाल प्रसाद और उसका पुत्र शंकर आ चुका है। बाबू रामस्वरूप ने उनको चाय नाश्ता करवाया है और उसी के साथ साथ वे लोग विभिन्न विषयों पर बात करते हैं। बहुत समय बात करने के पश्चात रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं कि पान की तश्तरी भिजवा दो, यानी कि पान की तश्तरी लेकर के उमा को भेज दो। उसके पश्चात उमा पान की तश्तरी लेकर के आती है और उनके सामने जाकर के बैठ जाती है। तो चलिए अब हम उसके आगे की एकांकी को पढ़ते हैं। रामस्वरूप हंसते हुए, यही आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय इसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ चश्मा? रामस्वरूप जरा सकपकाकर, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? रामस्वरूप नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे के पास। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेपटी सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप कहते हैं, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी? परंतु उमा उसका कुछ उत्तर नहीं देती है। रामस्वरूप, हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह? फिर गोपाल प्रसाद जी पूछते हैं कि तुम्हें सिलाई भी आती है? रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। और यह कहकर के वे हंसने लगते हैं। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? उमा चुप, यानी कि उमा इसका कोई उत्तर नहीं देती है। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सकपकाते हैं। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद से, हाँ जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज में कहते हैं, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दो बापूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बापूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते, क्या उनको चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, ताऊ में आकर, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा तेज आवाज में बोली, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। और ज़रा अपने इन साहिबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। शंकर, बापूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? उमा से पूछते हैं। रामस्वरूप चुप रह जाते हैं, वो उसका कोई उत्तर नहीं देते। उमा, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया,
कोई चोरी नहीं की और ना आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पकड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। राम स्वरूप उमा उमा कह करके उमा को शांत रहने का इशारा देते हैं, परंतु उमा रुकती नहीं है, वह बोलती ही जाती है। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बेत ढूंढ कर उठाते हैं। बीए पास? ओफो, गजब हो जाता। झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो। शंकर और उसके पिता दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा आगे कहती है कि जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम्म से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। प्रेमा कहती है, उमा उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। रतन कहता है, बाबूजी मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है। जगदीश चंद्र माथुर जी ने इस एकांकी के माध्यम से बताया कि किस प्रकार हमारे भारतीय समाज में लड़कियों को एक वस्तु के समान वर पक्ष को दिखाया जाता है। वर को किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता, बल्कि कन्या पक्ष की जो कन्या होती है उस कन्या का हर प्रकार से नापतोल किया जाता है और उससे विभिन्न प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। विवाह के समय होने वाली जो यह नापतोल की रीति है वह हमारे भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी कुरीति है, जिसको उजागर करने का प्रयास जगदीश चंद्र माथुर जी ने किया और भारत की कुरीति और दुर्व्यवस्था को दिखाने के लिए उन्होंने रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी की रचना की है। यह एकांकी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।